रिजीम चेंज या तख्ता पलट का सपना देखने लग गए हैं नेतन्याहू। सोचा कि ईरान पर हमने ऐसी डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक करी है, एयर सुपीरियरिटी है, जनरल्स को मार दिया है और अब तो क्या ईरान घुटने पर आ गया है। बस एक और काम कर देते हैं कि ईरान का सर्वनाश कर देते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन से आई हुई रिजीम को हम पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं। बस मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे चाहिए मेरे दोस्त ट्रंप की जरूरत। उसके पास हथियार है। बोला कि सिर्फ और सिर्फ आप न्यूक्लियर वेपन को उसको डिग्रेड करने में मदद मत करिए, आप मदद करो इस पूरी रिजीम को उखाड़ फेंकने के अंदर। लेकिन ट्रंप ने कहा पागल हो गए क्या, मरवाओगे क्या? क्योंकि आखिरकार हमने ऐसी ऐसी हरकतें करी है जिससे यूएसए को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है और ईरान को तुमने कोई कमजोर देश समझा है। अगर ईरान से युद्ध चाहते हो तो तुम खुद लड़ो, मैं तुम्हारे ट्रैप के अंदर नहीं आऊंगा। क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पे जानते हैं इस सारा जाल बिछाया गया है नेतन्याहू का। ईरान को हराना अलग चीज है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद करना अलग चीज है। ट्रंप जानते हैं कि नेतन्याहू बड़े शातिर पॉलिटिशियन है, हजारों अमेरिकन की लाशों पर चढ़कर वो अपनी फतेह हासिल करना चाह रहे हैं और ट्रंप को ये पता लग गया। इसलिए साफ तौर पर बोल दिया है जो करना है तुम करो। और खासकर मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं तो डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करना चाह रहा हूं। क्योंकि युद्ध अमेरिका के लिए होगा सुसाइडल और मैं तुम्हारे इसमें मदद करूंगा नहीं। ये फैंटेसी अपने पास रखो, क्योंकि जब भी हमने ऐसे कोशिश करी है लिबिया से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इराक को, उसी आग के अंदर यूएसए बुरी तरीके से झुलसा हुआ है। अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तो यहां पर नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील, क्योंकि इस शोर के बीच में आपको असली न्यूज मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश करते हैं हम लोग आपको असली एनालिसिस पहुंचाने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक एंड शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं कि नेतन्याहू ने क्या कहा है और ये कितना ज्यादा गलत है कि वो इस ड्रीम को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ईरान उनको अभी कमजोर दिखाई दे रहा है। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में जाकर कहते हैं कि देखिए ईरान का एंड गेम पास आ चुका है, बस एक धक्का देने की तैयारी है और खामेनी की पूरी इस्लामिक सत्ता गई। लोग परेशान है, लोग तंग है और हम तो उनको हरा ही रहे। ऊपर से ये विचार यूएसए के अंदर भी कुछ छोटे से तबके के अंदर फैल रहा है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन ने भी बोला बिल्कुल अमेरिका को मदद करनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया। क्योंकि ट्रंप को जिस बात का डर है वो ये कि अगर किसी मैजिकल तरीके से आपने ईरान की इतनी बड़ी विशाल सेना डिफेंसेस को पार करके उस सत्ता परिवर्तन कर दिया, हरा दिया, तो भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर पाओगे। खराब रिजीम को अगर आपने हटाया है तो उससे भी ज्यादा खराब लोग सत्ता के अंदर आ सकते हैं। एक पैंडोरास बॉक्स आ सकता है। डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, मदद करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, प्रो वेस्ट तो भूल जाओ। इतनी खूंखार नई रिजीम आ सकती है जो बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल गवर्नमेंट होगी, किम जोंग से भी खतरनाक, हूती से भी खतरनाक। अभी तो इजराइल के लिए खतरा है, बाद में यूएस का भी गला दबा सकती है। और ये ट्रंप बिल्कुल भी भूले नहीं है। और आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी आ ही गई ना। अफगानिस्तान में 20 साल तक आप लोग लड़े, डेमोक्रेसी लेकर आ गए? बिल्कुल लेकर आ गए। जिसको आपने आतंकवादी बोला, जिस तालिबान पर आपने प्रतिबंध लगाए, आज उसी तालिबान को सत्ता की चाबी सौंपने वाला कौन? यूएसए। हार गए, समझ में आ गया कि हमारी ये जो फैंटेसी है सत्ता परिवर्तन की, उसने यूएस का कभी भी मदद नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करा है। ऊपर से एक सिंगल युद्ध के अंदर सिर्फ अफगानिस्तान, कोई संगठित आर्मी नहीं, कोई एयरप्लेन टैंक्स वगैरह नहीं, छोटे से रैग टैग गुरिल्ला ग्रुप तालिबान ने इतनी बड़ी सुपर वार को हरा दिया। कितना नुकसान करा? $2.5 ट्रिलियन। और याद रखिए युद्ध भले ही खत्म हो गया, लेकिन आज भी उस कर्जे का ब्याज दे रहा है। 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। कब तक इस हमले के अंदर अगर ईरान पर होता है, युद्ध होता है, तो क्या अमेरिकन लोग इतने सारे हजारों ताबूत एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये वही बात है, ईरान ने कहा कि हम तो कब से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्षमता है हमें सहन करने की, लेकिन तुम्हारी एक जगह पर भी मिसाइल गिरती है, एक सैनिक भी मारा जाता है तो तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। और यही चीज आपको समझनी है कि सिर्फ एक लेवरेज नहीं है, ईरान कंट्रोल करता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। 20% तेल यहां से होकर जाता है। अगर उसने यहां की टैंकर्स को रोका या उन पर हमले करे तो यह हाल होगा, दुनिया भर के अंदर आएगा रिसेशन।
क्योंकि तेल का दाम जो अभी 70 से 80 85 डॉलर हो गया, वो $150 मिनिमम पहुंच सकता है सिर्फ 20% वाले एरिया को डिस्टर्ब करने के लिए। और पूरी दुनिया में रिसेशन छाएगा। रिसेशन का मतलब यह है कि लोग बोलेंगे युद्ध इसलिए करा क्या कि हमारी लाइफ खराब करो। ये बहुत बड़ा लेवरेज है ईरान के पास, और यूएस की समझता है कि हमें इस गंदगी कीचड़ में नहीं उतरना। नेतन्याहू फंसाना चाह रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। ऊपर से लगातार नेतन्याहू अपील कर रहे हैं क्या कि आप सत्ता से उठिए, लगातार सड़कों पर आइए, आप प्रदर्शन करिए। लेकिन असलियत क्या है? सड़कें खाली है। प्रदर्शन करना तो दूर, दंगा तो होना दूर की बात, इस्लामिक रजीम के पीछे लोग पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। कोई आपको प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, कारण नहीं कर सकता। यह नहीं कि वो खराब है, क्योंकि जब आपके ऊपर, आम निर्दोष लोगों के ऊपर इजरायली मिसाइल्स दागी जा रही है, तो आप अपनी जान बचाओगे। लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन करें इस्लामिक रजीम के खिलाफ, लेकिन हम हमारे बच्चों को बचाने के अंदर दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि तुम रिहायशी बिल्डिंग्स पर अटैक कर रहे हो, आम लोगों को निशाना बना रहे हो, अस्पतालों को मार रहे हो। और हम जानते हैं कि तुम हमें आजादी नहीं दिलाना चाहते। हमारी खुद की समस्या है, कई सारी फ्यूल शॉर्टेज है, फ्रीडम वाली है, लेकिन हम तुम्हारी मिसाइलों से तो आजाद नहीं होना चाहते। और ईरानियंस जानते हैं कि जो सरकार है नेतन्याहू की, राइट विंग गवर्नमेंट है, वो उनकी वैल्यूज से मिलती ही नहीं है। ईरानियंस खुद जो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सेक्युलर माइंडसेट के हैं। तो ये तो राइट विंग गवर्नमेंट है, ये वही सरकार है जो सीधे तौर पर कहती है फलस्तीनियों का जेनोसाइड करो, उसको जस्टिफाई करिए। गाजा को स्लॉटर हाउस बना रखा है, बिल्कुल कसाई खाना। हजारों बच्चों की जो लाशें हैं, जो लाखों लोग इस समय दुनिया में सबसे भूखी जगह रह रहे हैं, अनाज की कमी नहीं, कंट्रोल करने वाला कौन? इजराइल भुखमरी का शिकार लोगों को बना रहा है। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार इजराइल। क्या उस सरकार पे भरोसा करा जाता है? लोग कहते नहीं। और कुछ ही घंटों पहले जब कह रहे कि फ्रीडम फ्रीडम हम तुम्हें देंगे, बस तुम सड़कों पर आओ, उसके कुछ घंटे पहले वहां का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि तेहरान को हम आग लगा देंगे, पूरी तरीके से मिट्टी में लगा देंगे। जब ये कमेंट्स पूरी दुनिया में फैले तो कहते नहीं नहीं, गलती से निकल गया। लेकिन लोगों को पता था असली इंटेंशन क्या है, कि तुम ईरानियन सिविलियंस की इतनी ही परवाह करते हो। आफ्टर ऑल, क्योंकि तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट, सारे देशों को कमजोर करके आपस में भिड़ाकर तुम अपना वर्चस्व लाना चाहते हो। ईरानियंस कह रहे ऐसा नहीं होने देंगे। ऊपर से लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग शॉर्टेज फेस कर रहे हैं फ्यूल की, खाने की, और जब हम लाइनों में लगे हैं, परेशान हैं, तुम हमारे घरों पर जो हमले कर रहे हो, और तुम उम्मीद करते हो कि हम सड़कों पर आए और खोमेनी के खिलाफ ये पूरी नारेबाजी करें, ये बिल्कुल भी टॉलरेशन नहीं है। और आजादी कैसे दिलाता है वेस्ट, ये तो पूरी दुनिया को पता है। एग्जाम्पल है इराक का, एग्जाम्पल है लिबिया का, जहां अब फॉरेन पावर्स ने देशों को बांट रखा है, संप्रभुता कुछ नहीं बची है, बचा है तो सिर्फ और सिर्फ केओस, गरीबी और भुखमरी। एक संपन्न देशों के लोगों को तुम जीना नहीं जाना चाहते, तो लोग कहते हैं भले ही यहां पर दिक्कतें हम खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है, जिस सरकार ने उनको जेल में भेजा, वो साफ कह रही है कि इजराइल को कि हम युद्ध नहीं चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक मत करो। प्रतिष्ठित अखबार के अंदर, ले मोंडे के अंदर, फ्रेंच न्यूज़पेपर के अंदर, सारे के सारे जो ईरानियन डिसिडेंट्स हैं, जिनको ईरान सरकार ने जेल में डाला, जो बचकर आए, वो लोग भी कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते। साफ संदेश इजरायली सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मारना बंद करो, आम लोगों की बलि देना बंद करो। हमारा तो कोई जुड़ाव नहीं है ईरानियन रिजीम से, लेकिन हम लोग को भी निशाना बनाया जा रहा है। और सत्ता के अंदर वेस्ट बिठाएगा किसको? इस इंसान को। कौन है ये? रेजा पहलवी, यूएस बेस्ड सन ऑफ फॉर्मर ईरानियन मोनार्क। सबको लगता है ये सत्ता बहुत खराब है, लेकिन इन्हीं के पिताजी थे जो राजशाही की गद्दी पर बैठे थे, ईरानियंस पर जुल्म ढहाते थे, सारा का सारा पैसा वेस्ट भेजते थे, या फिर अपने लोगों पर खर्च करना तो दूर, अपनी पार्टीज के अंदर उड़ाया करते थे। पूरा देश की संप्रभुता इन्होंने बेच दी थी। और यह चीज ईरानियंस बिल्कुल नहीं भूले हैं कि इस पिट्ठू को तो नहीं बिठा सकते जो सिर्फ वेस्ट की उंगलियों पर नाचता है, कठपुतली है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू के रिजीम चेंज प्लान का विरोध भी कौन करता है? वहीं के रीजनल
कंट्रीज जैसे कि यूएई जैसे देश साफ तौर पर सीनियर एडवाइजर यूएई प्रेसिडेंट के बहुत ही इंफ्लुएंशियल वॉइस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत के अंदर नहीं चाहते कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, बिकॉज जब आप ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लोग तो झंडे के पीछे रैली करेंगे। ईरानियन सब के सब बोल रहे हैं कि दुश्मन तो सच में वही है, यही हम पर हमला करता है। और ऊपर से कहा है कि इस पूरे रीजन के अंदर आप कभी भी किसी पर दबाव डालकर, जोर जबरदस्ती डालकर ये रीजन की समस्याएं हल नहीं कर सकती। बात है तो डायलॉग और डिप्लोमेसी की। और ये तस्वीर है जो यूएस के प्रेसिडेंट अच्छी तरीके से समझते हैं कि ईरान कोई वॉकओवर स्टेट नहीं है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग ज्योग्राफी है, 6 लाख से ज्यादा ट्रूप्स है एक्टिव, इसके अलावा कई ज्यादा पैशनेट सिटीजंस। ईरान इराक का वॉर मत भूलिए, जब इराक ने ईरान पर हमला करा था, कुछ सेना नहीं थी, कुछ लोग नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ खोमेनी की आवाज पर 14-14 साल के बच्चे इराकी प्रतिष्ठित सेना से लड़ने चले गए। वो माइंडसेट था हमारे देश को बचाने का, और यूएस कभी भी इसके अंदर टांग अड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप ने देखा कि यूएस ने अफगानिस्तान में 20 साल लड़ाई करी, अकेला यूएस नहीं, नेटो की भी ताकत थी और कुछ नहीं मिला सिवाय बर्बादी के। और ट्रंप जो सत्ता के अंदर आए हैं, उन्होंने प्रॉमिस करा है एक ही चीज कि मैं ये फालतू के स्टूपिड एंडलेस वॉर्स को खत्म करूंगा। मैं गर्व मनाता हूं कि मैं पीस मेकिंग प्रेसिडेंट बनूंगा, इसलिए वो डील पर एम्फसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इजराइल का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं नेतन्याहू का प्लान जानता हूं, जहां वो यूएसए को खींचकर कहां लेकर जाना है युद्ध के अंदर, और ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल नेतन्याहू जीत जाएगा लेकिन यूएसए को परमानेंटली हरा देगा। पूरे के पूरे जो यूएस का बचा कुचा डोमिनेशन है वो भी परमानेंट डैमेज हो जाएगा। हमारा फोकस मिडिल ईस्ट से बाहर निकलना है। ट्रंप कहते हैं रूस से भी लड़ाई नहीं करना, बल्कि चीन हमारा फोकस है, और नेतन्याहू हमें ईरान के अंदर ही फंसाना चाह रहा है। दशकों तक हमारा नुकसान रहेगा, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईरान के अंदर फोर्सेस का यूज करके तख्ता पलट के बिल्कुल खिलाफ है, इनके ट्रैप के अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि ये इंसान नेगोशिएशन नहीं चाहते। ट्रंप कहता है मैं बातचीत ही करना चाहता हूं, क्योंकि नेतन्याहू की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ युद्ध करते हुए ही बची हुई चली है। लगातार वो कह रहा है कि मुझे सत्ता परिवर्तन करना है, लेकिन ट्रंप से लेकर दुनिया भर के कई समझदार देश ऐसे हैं जो इस आग के अंदर झुलसे हुए हैं और कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। उम्मीद है कि ट्रंप अपनी इसी पॉलिसी पर खरे उतरेंगे और नेतन्याहू को सबक सिखाएंगे कि वॉर मॉन्गरिंग करना बंद कर दो, पीस की टेबल पे आओ, डील करो।